हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैन स्कूल पर हार्दिक स्वागत है। आज के अपने इस वीडियो में 3 महत्वपूर्ण जानकारियां आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं। रक्षा मंत्री जी केरल के दौरे पे हैं, वहां पर रैलियां कर रहे हैं और वहां पर फिर उन्होंने एक बार ओआरओपी को लेकर एक बड़ी बात कही। उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं। सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है, जो हमारे सैनिक हैं या पूर्व सैनिक हैं, उनकी जिम्मेदारी को अच्छे से निभाना और उनको पूरी तरह से फाइनेंशियल स्टेबल बनाना। क्या ओआरओपी की विसंगतियां दूर होंगी? उनका पूरा जो भाषण है वो मैं आपको सुनवाऊंगा और वहां से कुछ टेक हैं वो भी आपके बारे साथ साथ डिस्कस किए जाएंगे। पूर्व सैनिकों को सम्मान निधि के तौर पर 24,000 रुपए की घोषणा हर साल मिलेंगे। किसको और कैसे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, सारी चीजें आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी मिलने वाली है। 20% से कम डिसेबिलिटी पर भी मिलेगी 50% डिसेबिलिटी पेंशन। हाई कोर्ट का एक और ऐतिहासिक फैसला। सारी बातें आज के अपने इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। सबसे पहले चलते हैं उस भाषण की तरफ। और आने वाले समय में भी यह सिलसिला रुकने वाला नहीं है। लंबे समय से चली आ रही वन रैंक वन पेंशन की मांग को सरकार ने पूरी ऑनेस्टी के साथ इसे इम्प्लीमेंट किया है। इसके कारण हमारे वेटरन्स के जीवन में न केवल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आई है, बल्कि यह भरोसा भी मजबूत हुआ है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में एनडीए सरकार ने उनके साथ जस्टिस की है। साथियों, कांग्रेस ने इस देश के पूर्व सैनिकों की आंखों में बराबर धूल झोंकने का काम किया है। यह कांग्रेस ही है जो 4 डिकेड्स तक वन रैंक वन पेंशन के नाम पर हमारे पूर्व सैनिकों से एक प्रकार से विश्वासघात करती रही है। बजट एलोकेशन सिर्फ 500 करोड़ रुपये रखकर बराबर कांग्रेस कहा करती थी वो वन रैंक वन पेंशन इसे लागू करेंगे, जबकि इसके लिए हजारों करोड़ रुपए चाहिए थे। हमने 2013 में लोकसभा इलेक्शन से पहले ही कहा था कि सरकार बनने पर वन रैंक वन पेंशन को लागू करेंगे, और भाजपा सरकार ने न सिर्फ वन रैंक वन पेंशन को लागू किया, बल्कि पूर्व सैनिकों को एरियर भी दिया। यानी जो हम कहते हैं वह करके दिखाते हैं। हमारे वर्ड्स और हमारे डीड्स में कभी अंतर नहीं होता है। और अपने वेटरन्स के अलावा हम उन सैनिकों को भी उचित सम्मान कर रहे हैं जिन्होंने राष्ट्र के लिए सुप्रीम सैक्रिफाइस दी है। और इसी भावना से हमने नेशनल वार मेमोरियल जैसे स्थान बनवाए, जो हर नागरिक को यह याद दिलाते हैं कि आज हम जिस शांति और आजादी में जी रहे हैं उसके पीछे कितने बलिदान छिपे हुए हैं। देखिए, आपने अभी रक्षा मंत्री जी को सुना। उन्होंने लगातार वन रैंक वन पेंशन के मुद्दे को उठाया। उन्होंने कहा कि देखिए 2013 में जब कांग्रेस सरकार थी तो उस टाइम पे उन्होंने केवल 500 करोड़ का बजट रखा, लेकिन इस पे कई हजार करोड़ के बजट की रिक्वायरमेंट थी। तो कांग्रेस ये काम नहीं करना चाहती थी, वो हमने किया। जो हमने वादा किया वो हमने निभाया। लेकिन सर, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि क्या जो ओआरओपी की मूल भावना थी उसके साथ खिलवाड़ नहीं किया गया? क्या वन रैंक वन पेंशन ना होके वन रैंक मैनी पेंशन, या मैं कहूं वन रैंक 5 पेंशन नहीं हो गया है? क्या आपने पेंशनर्स को डेट के आधार पर डिवाइड नहीं किया है? क्या आपने मिनिमम और मैक्सिमम का जो एवरेज निकाला है वो सही है? क्या नोशनल मैक्सिमम पर आपको पेंशन का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना था? ऐसी बहुत सारी अनेकों विसंगति हैं जो लगातार चल रही हैं। रिजर्विस्ट पेंशनर्स को आपने बाहर रख दिया, प्री मैच्योर के नाम पे आपने बाहर रख दिया, एक्स ग्रुप को आपने अलग कर दिया। ऐसा कैसे? आप कह सकते हैं इतने अच्छे से कि आपने सभी सैनिकों के लिए एक अच्छा मजबूत कदम उठाया है, लेकिन उस मजबूती में आपने उसको ओआरओपी ना देके एक लंगड़ी टूटी फूटी ओआरओपी दी है। इस पर भी आपको गौर देना होगा। लगातार आपके पास मांगे आती रही हैं, लेकिन आपने किसी भी मांग पर आज तक कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया है, कोई भी ऐसी बात नहीं कही है जो इस चीज को साबित करे कि देखिए आप वास्तव में जो भी हमारे वेटरन्स हैं उनके लिए समर्पित हैं, या आपकी सरकार। आपकी इस विषय पर क्या राय है, आप भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। 80 वर्ष से अधिक उम्र वाली वीरांगनाओं को 24,000 रुपए।
देखिए, कल मैंने आपके वीडियो बना के सबसे पहले यूट्यूब पे बताया था कि बिहार सरकार द्वारा वयोवृद्ध सम्मान योजना के तहत 80 वर्ष से अधिक आयु के पूर्व सैनिक या वीरांगनाएं को एकमुश्त 24,000 रुपए प्रतिवर्ष सम्मान राशि प्रदान की जाएगी। यह निर्णय राज्य सरकार द्वारा पूर्व सैनिकों एवं उनके डिपेंडेंट्स के सम्मान और आर्थिक सहयोग के उद्देश्य से लिया गया है। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी विंग कमांडर यूके त्रिपाठी ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र लाभार्थियों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन करना होगा। उन्होंने कहा कि यह पहल समाज में वयोवृद्ध पूर्व सैनिकों के प्रति सम्मान और उनके योगदान को सराहना का देना है। पूर्व वायु सैनिक मनोज कुमार सिंह ने बिहार सरकार के इस सराहनीय कदम की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह योजना वृद्ध और सैनिकों और उनकी विधवाओं के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगी। उन्होंने बताया कि इस योजना से मुजफ्फरपुर जिले में लगभग 50 से अधिक पूर्व सैनिकों एवं विधवाओं को प्रत्यक्ष लाभ मिलने की संभावना है। देखिए, जो बिहार के पूर्व सैनिक हैं जिनकी एज 80 साल से ज़्यादा हो चुकी है या वीरांगना है, तो उनकी एज भी 80 साल से ज़्यादा है, तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, लगातार हमने आपको समझाया है। देखिए, आपके पास जो मेन डॉक्यूमेंट्स हैं, पीपीओ की कॉपी, पहचान पत्र, और अगर वीर नारी हैं तो उनको मृत्यु प्रमाण पत्र देना होगा अपने हस्बैंड का। जिला सैनिक बोर्ड के थ्रू आपको जाना है। ये देखिए ऑफिशियल आदेश है जिसमें ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं उसके बारे में भी जानकारी दी जा रही है। आपका नाम, ये फॉर्म लेके जाना है। ये जेसीओ एंड ओआरस के लिए ही है, यानी अप टू द रैंक ऑफ जेसीओज एंड ओआरस। इससे ऊपर जो ऑफिसर रैंक्स हैं उनके लिए नहीं है, ऑनरी कमीशंस के लिए नहीं है। ये सभी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप देख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आपका साइन है और ये सेम चीज़ें आपके फिर हैं वहाँ पर। देखिए, जो जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी है उनके हस्ताक्षर होंगे। 80 वर्ष पूरा करने की तारीख, आवेदन कब किया, ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन होगी और ये फॉर्म आपको फिर सबमिट करना है। ये फॉर्म आपको मेरे टेलीग्राम चैनल नैन स्कूल पर मिल जाएगा। और अगर आप चाहेंगे तो देखिए यूट्यूब पे भी मैंने इसके फोटोज़ डाल दिए हैं। अगर आप बाई जहाँ पर पोस्ट चेक करते हैं वहाँ पर ये चीज़ आपको मिल जाएंगी। यहाँ पर देखिए हाई कोर्ट का एक बेहतरीन आदेश निकल के सामने आया है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने खारिज की केंद्र सरकार की याचिका। याचिका क्या थी? 20% से कम दिव्यांगता पर भी सैनिक पेंशन के हकदार हैं। कोर्ट ने एएफटी के कर्मचारियों, जो भी सशस्त्र बल के कर्मचारी थे हमारे, उनको दिव्यांगता पेंशन से जुड़े एक मामले में केंद्र सरकार की याचिका खारिज कर दी है। देखिए, केंद्र सरकार की याचिका एएफटी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से लगातार खारिज हो रही है डिसेबिलिटी पेंशन के ऊपर, लेकिन सरकार फिर भी नहीं मान रही है। और कह सकते हैं कि जस्टिस डिनाइड हो रखा है हमारा। जस्टिस डिलेड क्योंकि हो रहा है? क्योंकि सरकार हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट जाती है, एसएलपी करती है, रिव्यू पिटीशन डालते हैं, सारे के सारे खारिज हो जा रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट लगातार ये कह रहा है कि देखिए सैनिकों के साथ आप ऐसा मत कीजिए। सैनिकों को एक साथ दो लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए, एक बॉर्डर पे और एक देश की सरकार के खिलाफ, वो भी कोर्ट में अपने हक के लिए। तो यहां पर देखिए सब अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि किसी सैन्य अधिकारी की सेवा के दौरान हुई बीमारी की वजह से हटना पड़े तो भले ही दिव्यांगता 20% से कम आंकी गई हो तो उसे 50% तक राउंड ऑफ का पेंशन लाभ दिया जाएगा। मामले की सुनवाई जस्टिस हरसिमरन सिंह सेठी और जस्टिस दीपक मनचंदा की खंडपीठ ने किया। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण ने 11 अप्रैल 2023 को लेफ्टिनेंट कर्नल अमृता को दिव्यांगता पेंशन देने का आदेश दिया था, यानी एएफटी से यह केस जीत चुके थे। हालांकि उनकी दिव्यांगता जो है 15 से 19% के कॉलम में आ रही थी। केंद्र का तर्क था कि चूंकि मेडिकल बोर्ड ने दिव्यांगता जो है 20% से कम आंकी है, इसलिए उनको पेंशन का लाभ नहीं दिया जा सकता है। हाई कोर्ट ने इस दलील को खारिज करते हुए कहा कि यह निर्विवाद तथ्य है कि संबंधित अधिकारी, जो उनकी बीमारी का नाम है प्लूरोपल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस जैसी बीमारी से ग्रस्त थी, इस कारण उन्हें सेवा से हटाना पड़ा। अदालत ने माना कि इस स्थिति से यह तर्क स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि केवल दिव्यांगता पेंशन जो है कि 20% से कम जिसमें नहीं मिलेगी या उनको वंचित किया जाएगा। तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि अगर आपकी डिसेबिलिटी 20% से कम है और आपको सर्विस से निकाला गया है तो आपकी जो डिसेबिलिटी पेंशन है वो 50% मिली जाएगी। अब एएफटी के बाद केंद्र चली गई थी, देखिए पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट, अब उस याचिका को भी खारिज कर दिया गया है। क्या अब उनको हक मिलेगा? क्या सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाएगी? अब इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन एक ऐतिहासिक आदेश फिर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से दिया जा रहा है। और लगातार ये आदेश सरकार के खिलाफ है, लेकिन सरकार को इस पर बैठकर मंथन करना चाहिए,
रक्षा मंत्री जी को बातचीत करनी चाहिए कि भैया आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, क्यों कोर्ट केस कर रहे हैं, ये जो केसेस हैं इनको खत्म करो। लगातार सुप्रीम कोर्ट ये बोलता रहा है कि ये जो केसों की बाढ़ लगा रखी है, एएफटी इसीलिए बनाया गया था ताकि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जो सैनिकों का केस है वो ना पहुंचे और जो आर्म्ड फोर्सेस को जानते हैं वही उसके फैसले पर निर्णय दें और सरकार भी उनके माने। लेकिन सरकार एएफटी की बात तो मानने के सवाल ही पैदा नहीं होता। उनको जो कंटेम्प्ट नोटिस था वो भी देखिए उनकी बात नहीं मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, सबने बोल दिया कि देखिए उनके पास कंटेम्प्ट पावर्स हैं, लेकिन उनका असर दिखाई नहीं दे रहा है। सरकार को सच में बैठकर अपने जितने भी अधिकारी हैं, उनके जो भी आपके कोर्ट केसेस देखते हैं, उन सबसे डिस्कस करना होगा। यहीं पे बात नहीं रुकती है। देखिए जितने भी पुराने पेंशनर्स हैं 50% के ज़्यादा अगर मैं बात कहूँ तो उनकी रिकवरी बना दी गई है। बोला आपको ज़्यादा पेंशन मिल रही थी भैया, तो उनको कैसे पता चला कि उनको ज़्यादा पेंशन मिल रही है? उनको जो मिल रही है उनको तो वही भी चलता पता। अगर कोई 80 साल का, 90 साल का है तो उनको कैसे पता चला उनको ज़्यादा या कम पेंशन मिल रही है? उनको अपना पीपीओ तक देखना नहीं आता। ऐसी स्थिति में सरकार को थोड़ा सहनशील होना होगा और अपने अधिकारियों के साथ बैठना होगा, उनसे बैठ के डिस्कस करना होगा कि देखिए जो भी रूल्स हैं, जो पुराने डिसेबिलिटी पेंशन के केसेस हैं, उन सबको आपको सॉर्ट आउट करना चाहिए और जो भी ये आप नया रूल लेके आए हैं कि भैया जो पुरानी है रिकवरी बना दो, सब पे रिकवरी बना दो, सबकी पेंशन आधी कर दो, जितना ये तरीका है इसको बदलना होगा और जो गलती हुई है देखिए उस गलती सरकार उस चीज़ को मान सकती है कि भैया हम उसको वेव ऑफ कर रहे हैं। कई बार आदेश आता है, लेटर आता है कि 2 लाख तक की वेव ऑफ की जा सकती है, लेकिन डिपार्टमेंट वो भी नहीं करता है। तो इन चीज़ों पर थोड़ा-सा सरकार अगर स्ट्रिक्टली लेटर निकाले कि भैया आपको वेव ऑफ करना है, तो ये देखिए पेंशनर्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। आपकी इस विषय पर क्या राय है? और क्या असली वो आरोपी उस दिन नहीं मानी जाएगी जब ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी? आप कमेंट करके ज़रूर बताएँ। फिर मिलेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत।